भी तो लगाई थी ये म्यूजिक काम की वो बेबी स्लीपिंग म्यूजिक वन बेबी के लिए पहन ली है। हर बात की तरह आइडेंटिफाई Okay, so good evening. This is me, Professor Punesh Kumar Temre, and in today's class we have to go for the decomposition in DBMS. So whenever we are going for the preparation of GATE examination, at that time from DBMS, what are the topics which we have to prepare that we have already discussed in the earlier classes and we studied that. These are the particular topics which you have to prepare regarding the GATE examination, and we were in the normalization and decomposition. So in earlier class we have discussed regarding the normalization, and now in today's class we have to go for the decomposition. तो नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी हमने कवर किया है और आज की क्लास में हम जाएंगे डिकम्पोजिशन के लिए। तो बेसिकली डिकम्पोजिशन क्या होता है दैट वी हैव टू डिस्कस। तो हियर वी हैव टू गो फॉर द डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे हमने एक टेबल लिया है, आप देख सकते हैं टेबल। दिस टेबल इज रिगार्डिंग the watchman ID, watchman name, wife, area ID, area name, and area size. So already we have discussed regarding this kind of database. और ये database जो था, this database was related to one security company. हम security company की बात कर रहे थे और security company के बारे में बोला था कि हमारे पास एक security company है और इस security company में generally हम क्या रहे हैं कि हम वॉचमैन के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहे हैं और कौन सा वॉचमैन किस एरिया को मॉनिटर कर रहा है वो वाला इंफॉर्मेशन भी हम स्टोर करके रख रहे हैं। तो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच वी आर स्टोरिंग। अब इसमें हमने बोला था कि ये डेटाबेस नॉर्मलाइज था क्या, ये पर्टिकुलर डेटाबेस नॉर्मलाइज था क्या, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। अब डेटाबेस नॉर्मलाइज है ऐसा हम कब कह सकते हैं, डेटाबेस नॉर्मलाइज है ऐसा हम तब कह सकते हैं व्हेन माय डेटाबेस विल बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एनोमली, ऑल ऑफ एनोमली। अब एनोमलीज कौन से देखे थे, तो हमने देखा था कि इंसर्शन एनोमली रह सकता है, डिलीशन एनोमली रह सकता है और अपडेशन एनोमली रह सकता है। तो ये तीनों एनोमली से अगर मेरा डेटाबेस फ्री है तो देन आई कैन से दैट माय डेटाबेस इज फ्री फ्रॉम द एनोमली। बट पर्टिकुलरली इस टेबल की बात अगर हम करेंगे तो इनटू दिस टेबल वी हैव टू मेन कंस्ट्रेंट एंड द कंस्ट्रेंट्स आर वॉचमैन आईडी एंड एरिया आईडी, बोथ द वैल्यूज शुड बी नॉट नल। गेटिंग इट, दोनों के दोनों आईडी जो है हमारे नॉट नल होने चाहिए और दोनों के दोनों वैल्यू नॉट नल होने चाहिए। इस तरह का कंस्ट्रेंट अगर हम मेंटेन करते हैं तो देन हमारे डेटाबेस में हम उन वॉचमैन के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रख सकेंगे जिनको कि हमने कोई एरिया अलॉट नहीं किया है, या फिर उस एरिया के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन मेंटेन करके नहीं रख सकते जो किसी हमने वॉचमैन को अलॉट नहीं किया है। आर यू गेटिंग इट? यानी ऑलवेज इन दिस पर्टिकुलर टेबल हमारा डेटाबेस ऐसा ही होना चाहिए जिसमें कि हर वॉचमैन के लिए हमने एरिया अलॉट करना चाहिए। कोई ऐसा एक वॉचमैन होगा जिसको न्यूली ज्वाइन करके रखा है लेकिन उसको हमने एरिया अलॉट करके नहीं रखा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हम इस टेबल में मेंटेन करके नहीं रख सकेंगे। अगर करने की कोशिश करेंगे तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि वॉचमैन का आईडी 1 रहेगा, उसका नाम अगर एबीसी और उसके वाइफ का नाम XYZ है, लेकिन उस पर्टिकुलर वॉचमैन को अगर आपने कोई एरिया अलोकेट नहीं किया तो ये वाले रोज जो रहेंगे ये नल वैल्यूज रहेंगे और नल वैल्यूज अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो यू आर वायलेटिंग द डेटाबेस कंस्ट्रेंट। क्यों? क्योंकि आपका एरिया आईडी नॉट नल होना नहीं रह सकता, जबकि यहाँ पे एरिया आईडी आप नल इंसर्ट कर रहे हो, इसका मतलब यू आर फेसिंग द इंसर्शन एनोमली। आर यू गेटिंग इट? तो as far as this particular table is concerned, हमारे पास एनोमलीज जो आएंगी वो इंसर्शन एनोमली
एनोमली, इस तरह के यहाँ पे एनोमली आने वाले हैं। एनोमलीज की वजह से हम ये बोलेंगे कि दिस पर्टिकुलर डेटाबेस इज नॉट नॉर्मलाइज्ड टेबल। और जब डेटाबेस हमारा नॉर्मलाइज्ड टेबल नहीं है तो उसे हमें डिकम्पोज करना पड़ता है। और जब हम डेटाबेस को डिकम्पोजिशन के लिए जाते हैं तो एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, बेसिकली जितनी चीजें रिलेटेड है, रिलेटेड मीन्स द थिंग्स इन विच देयर इज ए नेचुरल एसोसिएशन, उन्हीं को हम साथ में रखेंगे। अदरवाइज अनरिलेटेड चीजों को हमें अलग अलग टेबल में रखना है। So the things which are functionally dependent or functionally related we have to keep in a single table, और जो functionally एक दूसरे के साथ dependent नहीं है ऐसी चीजों को हमें अलग टेबल में रखना पड़ेगा। तो सारा का सारा डेटा इनिशियली हमारे एक ही टेबल में होता है, बट जैसे जैसे हम हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन कंस्ट्रेंट को ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे टेबल का डिकम्पोजिशन होता जाता है। तो इनिशियली देयर विल बी अ सिंगल टेबल, आफ्टर दैट एक टेबल के मल्टीपल टेबल से दो हो सकते हैं, दो के आगे चल के 3 या 4 हो सकते हैं। इस तरह का मैकेनिज्म आगे ये बढ़ते जाएगा, गेटिंग इट। तो बेसिकली हमारे डेटाबेस को नॉर्मलाइज कराने के लिए जनरली हम डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि थिंग्स which have natural association we have to keep in a single table, और जिनके बीच में नेचुरल एसोसिएशन नहीं है उनको हमें अलग अलग टेबल में रखना है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट जब भी हम डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे तो डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हो डिकम्पोजिशन के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज हायरार्चिकल डिकम्पोजिशन टेक्निक। अब ये हायरार्चिकल डिकम्पोजिशन टेक्निक कैसे वर्क करता है केयरफुली अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि हायरार्चिकल डिकम्पोजिशन टेक्निक क्या होता है। तो जनरली डिकम्पोजिशन करते वक्त हम वन बाय वन लेवल बाय लेवल टेबल को हमारे डिकम्पोज करते हैं, यानी एकदम से एक सिंगल टेबल के 4 मल्टीपल टेबल्स नहीं बनते। टेबल अगर एक रहेगा तो एक के 2 बनेंगे, फिर दोनों में हम नॉर्मलाइजेशन के कंस्टेंट्स अप्लाई करेंगे, फिर हो सकता है 2 को आगे हम डिकम्पोज करेंगे। इस तरह का ये मैकेनिज्म चलता है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज हायरार्चिकल डिकम्पोजिशन टेक्निक, जो कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो जरा आप ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम डिकम्पोजिशन करते वक्त बेसिकली चेक करेंगे कि हमारा डेटाबेस BCNF नॉर्मल फॉर्म फॉलो कर रहा है या नहीं। और अगर BCNF नॉर्मल फॉर्म फॉलो अगर नहीं कर रहा होगा तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू गो फॉर द डिकम्पोजिशन। दैट्स व्हाई हायरार्किकल डिकम्पोजिशन टेक्निक यूज करते हुए मैं यहाँ पे BCNF डिकम्पोजिशन परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आप 3NF नॉर्मल फॉर्म में डेटाबेस को है या नहीं है अगर चेक कर रहे हो तो देन दैट डिकम्पोजिशन विल बी ट्रीटेड एज 3NF डिकम्पोजिशन। अगर 2NF फॉलो कर रहे हो तो 2NF डिकम्पोजिशन। इस तरीके से ये डिकम्पोजिशन आपका चलते रहेगा। तो हियर वी हैव टू गो फॉर BCNF डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हमने एक रिलेशन लिया है and this particular relation will consist of the attributes ABCD and we have the functional dependency A determines B determines C and C determines D। इस तरह के मेरे पास functional dependency। तो जनरली जब हम BCNF डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे तो एट दैट टाइम वेरी फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर रिलेशन R फॉलोज द BCNF नॉर्मल फॉर्म और नॉट। तो कोई भी रिलेशन अगर आपको दिया है तो वो रिलेशन BCNF नॉर्मल फॉर्म कब फॉलो करेगा। हमने डेफिनेशन देखा था BCNF नॉर्मल फॉर्म का, व्हेन अ रिलेशन इज सेड टू बी इन अ BCNF। आपको याद आ रहा है? X डिटरमाइंस A होगा और X सुपर की होगा तो BCNF में कोई भी अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखते हैं तो फंक्शनल डिपेंडेंसी X डिराइव्स टू A इस फॉर्म में होना चाहिए और X मेरा सुपर की होना चाहिए। ओनली दिस इज द कंस्ट्रेंट एंड दैट्स व्हाई अगर मेरे पास रिलेशन दिया है ABCD तो with this particular relation I have to check for all the functional dependencies which are given to me। पहला functional dependency दिया है A determines B, तो मुझे चेक करना पड़ेगा ये मेरा सुपर की है या नहीं है। तो ये सुपर की है या नहीं है अगर मुझे चेक करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ A प्लस। तो ये प्लस से ये मिलेगा और ये से मुझे B मिलेगा, B से मुझे C मिलेगा और C से मुझे D मिलेगा। तो ये सुपर की है या नहीं है? है सर। है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये डिटरमाइंस B इट इज इन अ BCNF। देन वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट इज B डिराइव्स टू C। अब B डिराइव्स टू C में मुझे B प्लस कैलकुलेट करना पड़ेगा।
बी प्लस से क्या मिलेगा, बी, बी से सी और सी से डी। तो क्या बी मेरा सुपर की हो सकता है? नहीं सर। नो, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इन BCNF. And then we have C derives to D, this functional dependency. तो C derives to D इस functional dependency को अगर चेक करेंगे तो C प्लस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो from C we are getting C and C से हमें मिलेगा D. तो once again C is not a super key and that's why this is not in functional BCNF. तो बेसिकली जितने मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी दिए थे उन फंक्शनल डिपेंडेंसी में से पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी जो था वो BCNF पे था, जबकि B डिराइव C एंड C डिराइव T ये BCNF में नहीं थे। यहाँ तक समझा? हाँ या ना? यस सर। इसलिए अभी हम देखेंगे कि हमारा एक्चुअल टेबल जो था वो ABCD है, और यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी है A डिराइव B, दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है B डिराइव C और तीसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है C डिराइव D। इसमें से मेरा फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो BCNF फॉलो कर रहा है, लेकिन B डिराइव टू C एंड C डिराइव टू D ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसी BCNF फॉलो नहीं कर रहे, एंड दैट्स व्हाई हियर आई कैन से दैट माय डेटाबेस इज नॉट इन BCNF। और जब डेटाबेस BCNF में नहीं है तो आई हैव टू गो फॉर द डिकम्पोजिशन। जब हम डिकम्पोजिशन के लिए जाएंगे तो हमारे एक टेबल के अभी टुकड़े करेंगे, तो एक टेबल के टुकड़े करते हो कितने टुकड़े करेंगे, तो वी हैव टू गो फॉर टू टेबल्स। फ्रॉम अ सिंगल टेबल वी हैव टू फॉर्मुलेट टू टेबल्स, और दो टेबल जब हम बनाएंगे तो बनाते वक्त सबसे पहले चेक करेंगे ऐसी कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी जिसकी वजह से BCNF वायलेट हुआ था। तो BCNF वायलेट होने वाली पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी थी, B डिटरमाइन C। इसलिए सबसे पहले हमें B और C को अलग निकालना है, और B और C को जब हम अलग निकालेंगे तो बी और सी को अलग निकाल के उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई सबसे पहले हमने चेक किया था क्या हमारा टेबल BCNF में है या नहीं, तो BCNF में नहीं था, और BCNF में नहीं था इसलिए हमने डिसाइड किया कि अवर टेबल इज नॉट इन BCNF। तो ये सारी चीजें जो है ये कैंडिडेट की था, इसलिए पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी BCNF में था, लेकिन बी और सी हमारे कैंडिडेट की नहीं होने की वजह से यहाँ पे हमें वायलेशन मिल रहा था, देयरफॉर हमने डिसाइड किया कि टेबल इज नॉट इन BCNF। और अभी जब टेबल BCNF में नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, BCNF डिकम्पोजिशन के लिए आते हैं, और जब भी हम BCNF डिकम्पोजिशन के लिए जाएंगे तो वी हैव टू कंसीडर एवरी एरर ऑफ BCNF। और पहला एरर कौन सा मिला BCNF का, ये वाला B डिटरमाइन C, दिस इज व्हाट द एरर, एंड देयरफॉर हियर वी हैव टू गो फॉर क्रिएशन ऑफ सेपरेट टेबल। तो अभी हम सेपरेट टेबल बनाएंगे, तो सेपरेट टेबल बनाते हो कौन सा है, B डिटरमाइन C, ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी, इसलिए B और C को हमने अलग से निकाल दिया। तो B और C को अलग से निकाल दिया और यहाँ B डिटरमाइन C ऐसा फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने मेंटेन किया। अब मुझे बताइए B और C को अगर आपने अलग निकाल दिया तो टेबल में बचा क्या, A और D, इसलिए हमने A और D को लिखा। फिर ये B को क्यों लिखा हमने, तो बेसिकली क्या होता है जब भी डिकम्पोजिशन करेंगे तो डिकम्पोजिशन करने के बाद ये दो टेबल को जोड़ के फिर से ओरिजिनल टेबल बनना चाहिए, ऐसा कंस्ट्रेंट होता है। जब भी हम वहां पे नेचुरल जॉइन परफॉर्म करेंगे जो भी डिकम्पोज टेबल हमको मिले हैं, तो डिकम्पोज टेबल का व्हेनेवर वी विल परफॉर्म द नेचुरल जॉइन एट दैट टाइम वी शुड गेट द ओरिजिनल टेबल। और ओरिजिनल टेबल अगर हमको चाहिए तो एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन वी हैव टू कीप वन एट्रीब्यूट कॉमन। तो ये एट्रीब्यूट अगर कॉमन लेना है तो आइदर बी या सी में से मुझे कोई एक एट्रीब्यूट फिर से इस यहाँ पे लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली आपके ABCD ऐसे चार एट्रीब्यूट्स थे, चार में से आपने बी और सी को अगर ले लिया तो इधर बी और सी बन गया और इधर ये और डी बन गया, बट ये दोनों का नेचुरल ज्वाइन अगर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो कॉमन चाहिए। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बी को कॉमन ले लो, यानी यहाँ पे ये डी बी ऐसा रहेगा, या फिर दूसरा चॉइस है कि आप ये डी और सी ऐसा रख लो। तो मैंने अज्यूम किया है कि आई विल टेक द बी, और मैं अगर बी लेना चाहता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे बी को रखा है। यहाँ तक समझा? यस सर। यस। तो अभी ये तो हमने कर दिया, ये करने के बाद फिर से चेक करेंगे कि हमारा डेटाबेस BCNF में है या नहीं। बट प्रायर टू दैट अभी हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे इनडायरेक्ट रूल्स है वो इनडायरेक्ट रूल्स को भी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। अब इनडायरेक्ट रूल्स को प्रोजेक्ट करना इसका मतलब क्या, ये समझने की कोशिश करो। यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल्स को प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं हम, इनडायरेक्ट रूल्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि जितनी हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हमें यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी थी ये डिटरमाइंस बी,
यहाँ ये और बी है, इसलिए ये डिटरमिन बी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी यहाँ पे प्रिजर्व हो रही है, और बी डिटरमिन सी मेरी यहाँ पे प्रिजर्व हो रही है। सी डिटरमाइन डी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रही क्या मेरी? सी नो डिटरमाइन डी, सर। क्योंकि यहाँ पे एक तो सी होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पे मेरे पास डी होना चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं है। आर यू गेटिंग इट? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ। तो अभी क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे। एक्चुअली ये मेरा एक्चुअल डेटा था, और इस एक्चुअल डेटा के बेसिस में ये का पावर अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो दैट इज ए बी सी डी है, और बी का पावर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो बी सी डी है, और सी का पावर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज सी एंड डी है, और डी का जब पावर कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज डी है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? एक्चुअल मेरा जो टेबल दिया है, एक्चुअल जो डेटा दिया है, ये एक्चुअल टेबल पे ये प्लस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सब मिलेगा, बी प्लस कैलकुलेट करोगे तो सी डी मिलेगा, मीन्स बी सी डी मिलेगा, सी प्लस कैलकुलेट करोगे तो सी और डी मिलेगा, और डी प्लस कैलकुलेट करोगे तो ओनली डी मिलेगा। इसका मतलब मेरे एक्चुअल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो कौन से है? पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये डिराइव्स टू, पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी ये डिराइव्स टू बीसीडी, ये मेरा फंक्शनल डिपेंडेंसी होना चाहिए। ये डिराइव्स टू बीसीडी या फंक्शनल डिपेंडेंसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सभी को डिराइव कर रहा है। अब इसको आप ये डिराइव्स टू बी ऐसा लिख सकते हैं, या ये डिराइव्स टू सी ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ये डिराइव्स टू डी ऐसा आप लिख सकते हैं। तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर टेबल में क्या है, ए बी और डी है, तो सी तो है नहीं, यानी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को तो लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये डिराइव्स टू बी और ये डिराइव्स टू डी, ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसी में यहाँ पे प्रिजर्व कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग इट? यस सर। या तो यहाँ पे ये डिराइव्स टू बी भी मैं यहाँ पे प्रिजर्व कर सकता हूँ, और ये डिराइव्स टू डी भी यहाँ पे मैं प्रिजर्व कर सकता हूँ। दिस इज द थिंग। और फिर बात रही बी सी डी की, तो बी डिराइव्स टू सी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, लेकिन बी और डी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें यहाँ पे प्रिजर्व करना पड़ेगा। बी डिराइव्स टू डी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे आ जाएंगी। बाद में सी डिराइव्स टू डी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सी एंड डी आर इन सेपरेट टेबल, और बी डिराइव्स टू सी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल डिपेंडेंसी जो कि हमने प्रिजर्व करके रखे। तो हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर देखेंगे तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी जो बची है वो है ये डिराइव्स टू डी, लेकिन ये डिराइव्स टू डी आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो कैसे? ये डिराइव्स टू बी एंड बी डिराइव्स टू डी, देयरफॉर ये डिराइव्स टू डी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान दो। देखो मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअली इनिशियली क्या है, इनिशियली अगर आप देखोगे तो मेरा एक्चुअली ये वाला टेबल था। ये वाला टेबल बीसीएनएफ में है या नहीं, ये सबसे पहले मुझे चेक करना है। अगर बीसीएनएफ में है तो देयर इज नो नीड टू गो फॉर द डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये डिराइव्स टू बी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बीसीएनएफ के हिसाब से ओके है, लेकिन बी डिराइव्स टू सी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ओके नहीं है, और सी डिराइव्स टू डी ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ओके नहीं है। तो सबसे पहला एरर कौन सा आया? बी डिराइव्स टू सी। गेटिंग इट? तो जब भी बीसीएनएफ डिकम्पोजिशन करना है तो वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, आइडेंटिफाई करो आपका टेबल बीसीएनएफ में है या नहीं। अब बीसीएनएफ में है या नहीं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका सुपर की है, लेकिन बी और सी सुपर की नहीं है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि आपका टेबल बीसीएनएफ में नहीं है। तो सबसे पहला एरर कौन सा आया बेटा? आपका बी डिराइव्स टू सी। और बी डिराइव्स टू सी आपका एरर आया, इसलिए क्या करेंगे आप बी और सी को निकाल के अलग रख देंगे। बी और सी को, जैसे देखो यहाँ पे ये बी सी और डी ये चार है, तो इसमें से बी और सी को निकाल लो, तो यहाँ पे बी और सी अलग चले गए, बचा क्या? ये और डी, तो ये और डी ऐसा बचेगा। फिर मैंने बोला कि इनको आपस से जोड़ना है तो आपको एक चीज कॉमन लगेगी, तो जिनको बाहर निकाला आपने उनमें से कॉमन चीज एक तो बी रख लो, नहीं तो सी रख लो। तो मैंने लिखा बी, इसलिए मैं टेबल आपके जो बनाया वो टेबल आपके इस तरीके से ए बी एंड डी, और दूसरी तरफ बी एंड सी। ये समझे आपको? यहाँ तक समझा? यस सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताया कि आपके पास जितने फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, ये सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज को अभी हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो वी हैव टू प्रोजेक्ट ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अभी प्रोजेक्ट जब हम करेंगे तो प्रोजेक्ट करते वक्त जरा देखो बेटा, एक्चुअली ये का पावर क्या है आप यहाँ से फाइंड आउट करो। ये का पावर क्या है? तो मैंने कैलकुलेट किया था, ये प्लस कैन फाइंड ए बी सी एंड डी,
यस और नो? यस सर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डी रेज टू ABCD। अब ये डी रेज टू ABCD, तो कोई भी चीज तो खुद को तो डिराइव करेगा, तो उसको लिख के मतलब है क्या? नहीं है। इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी रेज टू BCD। यस सर। यस, हम इसको लिख सकते हैं ये डी रेज टू BCD। तो इसलिए हमने ये डी रेज टू BCD लिखा। अब आपको आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम अगर याद आ रहा होगा, तो मैंने बोला था कि ये डी रेज टू BCD, इसको डिकम्पोजिशन रूल अगर आप लगाओगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डी रेज टू B, ए डी रेज टू C एंड ए डी रेज टू D। ये चीजें समझी? ए डी रेज टू B, यस ए सर। डी रेज टू C एंड ए डी रेज टू D। तो यहाँ से पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ये डी रेज टू B, मैं ये और B यहाँ पे मेरे पास है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। गेटिंग इट? दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी B डी रेज टू C, वो यहाँ पे आ सकती है। और तीसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी C डी रेज टू D, इसको हम लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे C और D दो अलग अलग टेबल में, तो ये फंक्शनल, लेकिन हमने बोला था कि ये डिटरमाइन B, ये डिटरमाइन C एंड ये डिटरमाइन D। तो ये डिटरमाइन B को तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये नहीं, क्यों? क्योंकि A एक टेबल में है, C दूसरी टेबल में है। देयरफॉर, आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, बस एक मिनट। अभी भी ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा वो नेटवर्क का फ्लक्चुएशन आया था, अभी आई थिंक वो चले गया होगा। अभी क्लियर है? आवाज आ रही है ओमकार? यस सर, यस सर। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे ये डी रेज टू B या फंक्शनल डिपेंडेंसी हम लिख सकते हैं, ये डी रेज टू C चांस ही नहीं है। ये डी रेज टू D को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये डी रेज टू D। क्यों? क्योंकि ये और D एक इसमें है। तो इस तरीके से A का पावर जो था वो A के पावर को हमने यहाँ पे मेंटेन कर दिया। बाद में नेक्स्ट जो है B डी रेज टू C, उसको हम यहाँ पे लिखे, C डी रेज टू D को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको मेंटेन नहीं कर सकते। यहाँ तक के अभी हमने कर दिया है। इसके बाद की चीज अभी देखो, अभी सारे जितने भी इनडायरेक्ट रूल्स थे, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। तो क्या सारे के सारे हमारे प्रोजेक्ट हो गए क्या? तो सारे के सारे हमारे प्रोजेक्ट होने के हैं। क्यों नहीं हुए सारे के सारे प्रोजेक्ट? क्योंकि उसके लिए अभी हमने A का पावर तो प्रोजेक्ट कर दिया, B का पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट विल बी द B प्लस कैलकुलेट करो, B प्लस क्या रहेगा? BCD। B प्लस विल बी BCD। तो B को B लिखना कोई मतलब नहीं है, तो B डिराइव्स टू CD। तो B डिराइव्स टू CD को कैसे लिख सकते हैं? B डिराइव्स टू C एंड B डिराइव्स टू D, ऐसा लिख सकते हैं। तो B यस। डिराइव्स टू C तो हमने यहाँ लिख दिया, तो इसका भी काम हो गया। और B और D यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं B डिराइव्स टू D। अब देखिए यहाँ पे ये डिराइव्स टू B है और बाद में B डिराइव्स टू D है, तो ये डिराइव्स टू D तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये डिराइव्स टू D को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, A डिराइव्स टू B एंड B डिराइव्स टू D। तो आगे मैं ये D कर सकता हूँ। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी रिडंडेंट है मेरे लिए, है ना? आप लिखे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रिडंडेंट है। रिडंडेंट होने की वजह से इसको मैंने हटा दिया। यहाँ तक समझा? अरे हाँ ना? यस सर। ओके, तो अभी मेरे पास दो टेबल है। एक्चुअल मेरा पहला टेबल जो था, दैट टेबल वाज RABCD। अब सेकंड टेबल जो है दैट इज R1ABD एंड R2BC। अब इसमें मुझे चेक करना है क्या मेरा टेबल BCNF में है या नहीं। इसलिए अभी आपको R1 टेबल को चेक करना पड़ेगा। R1 टेबल जो है वो आपका ABD है। पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये डिटरमाइन B और दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है B डिटरमाइन B। तो ये डिटरमाइन B ये BCNF में है या नहीं, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ये क्लोजर। ये क्लोजर अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो ये से क्या मिल रहा है, ये से क्या मिल रहा है B, और B से क्या मिल रहा है D। यानी ये पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है दैट इज इन BCNF। यस और नो? यस सर। दैट इज इन BCNF। और सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर लेते हो B डिटरमाइंस D, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर लेते हैं तो B कैन डिटरमाइंस ओनली B एंड D। तो क्या B ये को डिफाइन कर सक रहा है क्या? नो। तो दिस इज नो। व्हाट नॉट इन BCNF एंड दैट्स व्हाई नाउ आई कैन कॉल इट एज एरर। तो ये एरर है। अगर ये चीज एरर होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक अलग टेबल बनाना पड़ेगा। अब अलग टेबल अगर बनाते हैं
तो बी और डी को आपने अलग निकाल लिया, अब ये भी डी में से बी और डी निकल गया तो इधर क्या बचेगा, ओनली है। लेकिन ये ए के साथ दोनों को जोड़ने के लिए कुछ तो बी कॉमन और रखना डी। पड़ेगा, किसको कॉमन रखेंगे, सपोज अगर हम बी को रखते तो ये बन जाएगा ये बी और ये बन जाएगा बी डी। आर यू गेटिंग इट? यस यस। तो यही चीज हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है, एंड दैट्स व्हाई मैं आगे चल के नेक्स्ट लेवल पे जब मैं डिकम्पोजिशन करता हूँ, तो यहाँ तक के तो मेरा फर्स्ट लेवल डिकम्पोजिशन था। अभी हम सेकंड लेवल डिकम्पोजिशन जब परफॉर्म करेंगे तो सेकंड लेवल डिकम्पोजिशन में बी और डी को अलग टेबल में लेना पड़ेगा, और बी और टी को और अलग टेबल में लेते तो डिकम्पोजिशन कुछ इस तरीके से रहेगा। तो अभी यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी को प्रोजेक्ट करेंगे आप। पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी थी, ये डिराइव्स बी, और सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी थी, बी डिराइव्स टी, और थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी तो बी डिराइव्स सी थी, यही था। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट लेवल डिकम्पोजिशन हो गया और ये आपका सेकंड लेवल डिकम्पोजिशन हो गया। तो अभी आपके पास टेबल कितने हैं, अभी आपके पास टेबल अगर देखोगे तो टोटल टेबल्स आर 3। क्यों? क्योंकि इसको हमने आर बोला है, इसको R1 बोला है, इसको R2 बोला है। सपोज इसको अगर हम R3 बोलते हैं और इसको अगर हम R4 बोलते हैं, तो राइट नाउ आई एम हैविंग टोटल 3 टेबल। पहला टेबल जो है दैट इज R3 विच कंटेन BC, R3 नहीं R2। Then I am having table R3 which contain AB, and then I am having R4 which contain B and D. अगर इनको टेबल्स को अगर हम रीनेम कर लेते हैं तो टेबल्स को रीनेम करने के बाद हमारे टेबल को इसको R2 ना कहते हुए हम R1 कह सकते हैं, इसको R2 कह सकते हैं, इसको R3 कह सकते हैं, यानी जस्ट सिक्वेंशियली रीनेम करने के लिए। तो R1 R2 एंड R3। एंड नाउ फंक्शनल डिपेंडेंसी जो आपके पास है वो कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी बी और सी की, बी डिटरमाइन सी। सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी ये डिटरमाइन बी, और थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी बी डिटरमाइन डी। अब मुझे बताइए क्या आपका टेबल BCNF में है, हाँ या ना? अरे है या नहीं? तो आपको सिंपली चेक करना है, अगर आपके टेबल में एग्जैक्टली 2 एट्रीब्यूट्स है तो देन टेबल इज ऑटोमेटिकली इन BCNF। क्योंकि बी और सी में 2 ही एट्रीब्यूट है तो BC से BC मिलेगा, ये से ये और बी मिलेगा, और बी डी यस से सर डी है। से। तो this is now I can call it as in BCNF. So this is what called as BCNF decomposition. समझा? यस सर। Okay. Then we have to go to next. अब जनरली हम डिकम्पोजिशन जब परफॉर्म करेंगे तो डिकम्पोजिशन में प्रॉब्लम्स क्या है, तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी, एंड सेकंड प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी। अब लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है, आपके पास एक टेबल है, जब आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो एक टेबल के 2 टेबल कर रहे हैं। ओके, रिलेशन R है, रिलेशन R के आपने R1 और R2 बनाए। जब आप R1 नेचुरल जॉइन R2 करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, R1 और R2 का नेचुरल जॉइन जब परफॉर्म करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, R। ऐसा अगर किए इसका मतलब आपका डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस है, यानी आपका कोई भी डेटा लूज नहीं होना चाहिए। बट सपोज इफ यू आर लूजिंग द डेटा मींस आपका डिकम्पोजिशन कैसा है, लॉसी। तो व्हेनेवर देयर विल बी द लॉसी डिकम्पोजिशन, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज लॉसलेस जॉइंट प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग इट? डिकम्पोजिशन में डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा बेटा? यस सर। डिकम्पोजिशन में आपका डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज जो है दैट इज डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी। तो अभी डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी का मतलब है जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके पास दी थी ये पूरी की पूरी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि डिकम्पोजिशन की वजह से हम प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व ही नहीं कर सकते, जैसे कि ये डिटरमाइन डी होना चाहिए ऐसा हमको बोला है। अब अपने डिकम्पोजिशन ही ऐसा कर दिया कि ए को अलग टेबल में रख रहे हैं और डी को अलग टेबल में रख रहे हैं, तो इनको ये डिटरमाइन डी आप कैसे बोल सकते हो? अगर दोनों चीजें सेम टेबल में है तो देन वी कैन से दैट ये डिटरमाइन डी, लेकिन दोनों को अगर आपने अलग अलग टेबल में रखा है तो आप डिपेंडेंसी को प्रिजर्व कर सकते हैं क्या? नहीं। अब मान के चलो ये डिटरमाइन डी ऐसी डिपेंडेंसी है, तो आपने अगर ए और बी को एक साथ रखा है और बाद में बी और डी को एक साथ रखा है, ये और बी को एक साथ रखा और बी और डी को एक साथ रखा है,
और यहाँ पे आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी सपोज होल्ड कर रहा है, आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी सपोज होल्ड कर रहा है ये डिटरमाइन बी, और यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी सपोर्ट कर रहा है बी डिटरमाइन बी। तो ये कैन डिटरमाइन बी एंड बी कैन डिटरमाइन डी, देयरफॉर आई कैन से दैट ये कैन डिटरमाइन डी। यस और नो? हाँ यस ना? सर। तो जब मैंने भले ही डिकम्पोजिशन किया हो, मेरे पास 4 चीजें होंगी, ए बी सी डी, ऐसी 4 चीजें होंगी, जिसमें ए बी सी को मैंने एक टेबल में रखा और बी और डी को अलग टेबल में रखा। तो ये डिटरमाइन डी या फंक्शनल डिपेंडेंसी को मैं यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन डी, देयरफॉर ये डिटरमाइन डी। बट अगर आपने डिकम्पोजिशन ही ऐसा किया कि ये वाली चीज अगर एग्जिस्ट नहीं करती हो, तो फिर आप डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर पाओगे क्या? नो। तो दिस इज व्हाट द सेकंड प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं कि हम डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी। तो ये वाली चीज भी आगे चल के जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो एट दैट टाइम इट विल बी क्लियर टू यू। और अभी फिलहाल हम समझेंगे लॉसलेस जॉइन प्रॉपर्टी, एंड फॉर दैट हियर वी हैव टू गो फॉर वन एग्जांपल। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हियर वी हैव गिवन वन रिलेशन आर, एंड रिलेशन आर कंसिस्ट ऑफ वॉचमैन आईडी, वॉचमैन नेम एंड वाइफ नेम। तो सपोज मैंने जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर के लिए मैंने वैल्यू ले लिया, दिस इज व्हाट माय रिलेशन आर। रिलेशन आर में मैंने 3 वॉचमैन की बात कर रहा हूँ, राजू, अमित और राजू की। अब ऐसा तो हो सकता है ना मेरे वॉचमैन का नाम डबल हो सकता है, यानी एक वॉचमैन राजू नाम का है जिसका आईडी 1 है, तो आईडी 3 नाम का दूसरा वॉचमैन भी तो रह सकता है, यानी आईडीज आर सेपरेट, क्योंकि वॉचमैन का नाम तो डबल आ सकता है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वॉचमैन का नाम जो है वो डुप्लीकेट ही नहीं होगा। राजू नाम के 2 पर्सन मेरे कंपनी में हो सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। हाँ। यस, एंड दैट्स व्हाई हियर माय टेबल इज देयर। उस टेबल में मैंने लिया है कि पहला वॉचमैन जो है राजू, उसका आईडी 1 है, जबकि दूसरा वॉचमैन जो है राजू, उसका आईडी 3 है, एंड दीज टू बोथ द पर्संस आर सेपरेट, डिफरेंट लोकेशन। और ये राजू जो है उसकी वाइफ का नाम रानी है, लेकिन सेकंड वाला राजू है उसकी वाइफ का नाम सोनी है। गेटिंग इट? तो सच काइंड ऑफ टेबल आई एम हैविंग, एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू, I want to decompose the relation R into R1 and R2 as follows। अब मैंने ये ऐसा डिकम्पोजिशन क्यों किया? उसका रीजन होगा कि शायद मेरे डेटाबेस को मैं BCNF में लाना चाहता हूँ, या फिर शायद मेरे डेटाबेस को मैं 3NF में लाना चाहता हूँ। इस तरह का कोई तो भी रीजन होगा, ड्यू टू विच आई हैव डिकम्पोज्ड द गिवन रिलेशन R into 2 डिफरेंट रिलेशन R1 and R2। R1 में मैंने लिया वॉचमैन आईडी, वॉचमैन नेम, यानी ये पहले 2 चीजें ले ली, और R2 में लिया मैंने वॉचमैन का नेम और वॉचमैन के वाइफ का नेम। तो यहाँ तक समझा, हाँ या ना? यस सर। हाँ। ये क्यों किया वो मत सोचो, ऐसा ही क्यों किया वो भी मत सोचो, जस्ट हम डिकम्पोज करने जा रहे हैं। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इस तरह का डिकम्पोजिशन करेंगे तो डिकम्पोजिशन लॉसी होगा या लॉसलेस होगा, दैट वी हैव टू डिस्कस। गेटिंग इट? तो यू BCNF डोंट से वरी। स्टार्ट करेंगे ना सर हम? हाँ यस, एक्चुअली हायरार्किकल डिकम्पोजिशन जब करते हैं तो हम BCNF से ही स्टार्ट करते हैं, बट राइट नाउ आई एम गिविंग यू वन रैंडम एग्जांपल कि भैया ये रिलेशन है और इस रिलेशन को हमने ऐसे डिकम्पोज किया, तो ये डिकम्पोजिशन लॉसी होगा या लॉसलेस होगा, दैट वी हैव टू डिस्कस। गेटिंग इट? ओके। बट इन रियलिटी जब हम डिकम्पोजिशन करने जाते हैं तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रोसेस समझा के बताया था, दैट सेम मैकेनिज्म वी हैव टू फॉलो। Right now here I am having a relation and this relation R is decomposed into R1 and R2। तो ऐसे 2 पार्ट में मैंने रिलेशन को डिवाइड किया। अब ये रिलेशन को डिवाइड करने के बाद में मेरा टेबल R1 कैसा बनेगा? तो अगर आप टेबल R1 को देखोगे तो R1 इस तरीके से बनेगा। दिस वाज माय एक्चुअल टेबल R। नाउ दिस इज व्हाट माय R1 एंड दिस इज व्हाट माय R2। यहाँ तक समझा? Watchman ID and watchman name should be in the first table, and watchman name and his wife name will be in the second decomposition, that will be in R2। After that अभी ये decomposition लॉसी है या लॉसलेस है, ये अगर मुझे चेक करना है तो what I have to do, I have to perform natural join। R1 और R2 का natural join परफॉर्म करेंगे। अब आपको natural join आता है क्या बेटा? हाँ या ना? नो सर। तो आपको नेचुरल जॉइन के लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका जो टेबल बनेगा वो टेबल में बनेगा वॉचमैन आईडी, वॉचमैन नेम, दिस विल बी R1 डॉट वॉचमैन नेम, दिस विल बी R2 डॉट वॉचमैन नेम, एंड इट विल बी वाइफ नेम। इस तरह के 4 कॉलम्स बने हुए, 1
2 3 4, ये रहेगा R1 डॉट वॉचमैन आईडी, R1 डॉट वॉचमैन नेम, R2 डॉट वॉचमैन नेम एंड R2 डॉट वाइफ नेम, इस तरीके से। अब यहाँ पे पहली एंट्री जो रहेगी वो रहेगी 1 राजू, तो ये इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, समझा। तो पहली एंट्री क्या रहेगी 1 राजू राजू रानी, समझा। सेकंड एंट्री क्या रहेगी 1 राजू अमित सोनम, थर्ड एंट्री रहेगी 1 राजू राजू सोनी, समझ में आया। यस सर। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसे पहले बनेंगे 3 एंट्री। तो पहली एंट्री बनेगी 1 राजू राजू रानी, सेकंड एंट्री क्या बनेगी 1 राजू अमित सोनम, थर्ड एंट्री क्या बनेगी 1 राजू राजू सोनी। यहाँ तक समझा, हाँ है ना। हाँ सर। फिर ये 3 एंट्री होगी, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या रहेंगी, नेक्स्ट एंट्री यानी ये 3 एंट्री, चौथी एंट्री क्या रहेगी 2 अमित राजू रानी, 2 अमित राजू 2 रानी, अमित सोनम एंड देन 2 अमित राजू सोनी। और यह कोई 6 एंट्री होगी, और सातवीं एंट्री जो बनेगी दैट विल बी 3 राजू राजू रानी, देन 3 राजू अमित सोनम, देन 3 राजू राजू सोनी। यहाँ तक समझा, हाँ यस है सर। ना। और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉमन एट्रीब्यूट जो होता है, कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे भी वॉचमैन नेम है और यहाँ पे भी वॉचमैन नेम है। तो वॉचमैन नेम जहाँ पे सेम है वो वाली एंट्री वो सिलेक्ट करेगा। तो राजू राजू ये वाली एंट्री सिलेक्ट कॉमन है, इसलिए फर्स्ट वाले रो को वो डिस्प्ले करेगा। बाद में थर्ड वाली एंट्री में राजू राजू मैच हो रहा है, इसलिए उसको डिस्प्ले करेगा। आर यू गेटिंग इट। इसलिए पहली एंट्री जो होगी दैट विल बी 1 राजू राजू रानी, दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री 1 राजू अमित सोनम, तो ये नहीं आएगा। थर्ड एंट्री 1 राजू राजू सोनी, तो नेक्स्ट विल बी 1 राजू राजू एंड सोनी। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 अमित राजू रानी, अमित राजू मैच हो रहा है कि नहीं। बाद में 2 अमित अमित सोनम, यस, तो इट विल बी 2 अमित अमित सोनम, ये आएगा। थर्ड 3 राजू नहीं 2 अमित राजू सोनी, तो अमित राजू मैच नहीं हो रहा है। बाद में 3 राजू राजू रानी, यहाँ पे आएगा 3 राजू राजू रानी, ये डिस्प्ले होगा। और लास्ट में आएगा 3 राजू राजू सोनी, तो 3 राजू राजू सोनी, समझ में आया। तो अभी कितने टपल सिलेक्ट होंगे, टोटल टपल जो सिलेक्ट होंगे दैट विल बी 1 2 3 4 एंड 5। बट आपके एक्चुअल टेबल में कितने बेटा 3 ही है, तो फिर ये एडिशनल 2 आए कहाँ से। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्पूरियस टपल। क्या बोलते हैं उसको, स्पूरियस टपल। आर यू गेटिंग इट। तो यस एक्चुअली सर। इसका नेचुरल जॉइन हम परफॉर्म करेंगे तो मेरा आउटपुट जो आएगा दैट आउटपुट विल लुक लाइक दिस, ये मेरा आउटपुट आएगा। तो इसमें से मेरे टेबल का पहला टपल जो है 1 राजू रानी, तो इट इज ओके। सेकंड टपल जो है 2 अमित सोनम, तो दिस इज ओके। और थर्ड टपल जो है 3 राजू सोनी, तो दिस इज ओके। बट व्हाट अबाउट दिस, ये मेरे ओरिजिनल टेबल में था क्या, नहीं। ये मेरे ओरिजिनल टेबल में था क्या, नहीं। तो हियर आई एम गेटिंग स्पूरियस टपल। और जब ऐसे स्पूरियस टपल मिलते हैं मींस एक्चुअल जो डेटा था वो एक्चुअल डेटा के अलावा ही अगर कुछ मेरे को अलग डेटा मिल रहा है, तो देन दिस इज कॉल्ड एज लॉसी डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं उसको में हम, लॉसी डिकम्पोजिशन। हमने हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लूज कर दिया। तो ये वी आर अनेबल टू रिकवर और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, then that decomposition is called as lossy decomposition। और ये lossy decomposition क्यों आया, समझा आपको। ये lossy decomposition आने का रीजन ये था कि आपने 2 टेबल को जो डिस्ट्रीब्यूट किया और कॉमन वैल्यू जो ली, वो कॉमन वैल्यू क्या थी, वॉचमैन नेम। तो वॉचमैन नेम आपकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक होनी चाहिए, यूनिक। तो यहाँ पे वॉचमैन नेम में अगर आप कॉलम में देखोगे तो कोई भी चीज डबल नहीं आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे भी राजू आया था तो यहाँ पे भी राजू आया था, तो ये यूनिक चीज थी क्या, नहीं, ये यूनिक चीज ही नहीं थी। आर यू गेटिंग इट, हाँ है यस ना। सर। तो हियर व्हेनेवर वी आर डिकम्पोजिंग अ टेबल,
तो एट दैट टाइम वो टेबल को जोड़ने के लिए जो हम कॉमन एट्रीब्यूट लेते हैं ना, वो कॉमन एट्रीब्यूट हमारा की एट्रीब्यूट होना चाहिए, की यानी यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन ये यूनिक है क्या? नहीं, ये रिपीटेबल एट्रीब्यूट है। और रिपीटेबल एट्रीब्यूट होने की वजह से वी आर गेटिंग हियर स्पूरियस टेबल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि here we are getting spurious tuples on natural join, therefore decomposition is lossy। जो मैंने अभी आपको बताया था spurious tuple क्या होता है, और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था lossy decomposition occurs because decomposition is on the basis of watchman name which is not a key attribute। Are you getting this point? हाँ या ना? यस सर, यस। Yes, therefore instead of watchman name हमारा की एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए था जो कि यूनिक हो। यूनिक एट्रीब्यूट कौन सा है? वॉचमैन आईडी। आप देख सकते हैं 1 अगर एक बार आया तो उस कॉलम में कभी 1 डबल आया है क्या? नहीं। 2 अगर एक बार आया तो कभी डबल आया है क्या? नहीं। तो वॉचमैन आईडी एक ऐसी फील्ड होगी जो रिपीट नहीं होगी। आप वाइफ नेम को रिपीट होगा या नहीं? वाइफ नेम को अगर आप कॉमन हो सकता है। एट्रीब्यूट हो सकता था। अभी इस टेबल में नहीं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई 2 वॉचमैन ऐसे होंगे जिनके वाइफ का नेम सेम हो। हाँ या ना? हाँ सर। तो बेसिकली गेट एग्जाम में आपको इस टॉपिक पे सवाल पूछा जाता है कि आपको अगर कोई डिकम्पोजिशन दिया है तो डिकम्पोजिशन लॉसी है या लॉसलेस है। तो लॉसी है या लॉसलेस है आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका, जब भी आपको कोई डिकम्पोजिशन दिया है तो डिकम्पोजिशन को देखो, वो डिकम्पोजिशन में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है चेक करो, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? वॉचमैन आईडी। तो आप वॉचमैन आईडी में जाओ और आप चेक करो वॉचमैन आईडी आपका की एट्रीब्यूट है या नहीं। अगर की एट्रीब्यूट है तो डिकम्पोजिशन लॉसी होगा या लॉसलेस? अगर की एट्रीब्यूट है तो इफ वी आर यूजिंग की एट्रीब्यूट यानी नॉन रिपीटेबल आइटम अगर है तो लॉसी होगा या लॉसलेस होगा? लॉसलेस। इट विल बी लॉसलेस। आर यू गेटिंग इट? इसलिए इस चीज को टेक्निकली हम ऐसा लिखते हैं, दोनों टेबल, पहला डिकम्पोजिशन R1 और दूसरा डिकम्पोजिशन R2, उनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी क्या? कॉमन एट्रीब्यूट, उनका कॉमन एट्रीब्यूट। कॉमन एट्रीब्यूट क्या है? वॉचमैन आईडी। इट शुड बी डिटरमाइन आइदर कंप्लीट टेबल R1 और कंप्लीट टेबल R2, यानी R1 या R2 का वो की एट्रीब्यूट होना चाहिए। इसी चीज को हमने टेक्निकली ऐसे लिखा है। क्या टेक्निकली इस चीज को लिखते हैं? R1 डिकम्पोजिशन R1 डिकम्पोजिशन R2 यानी उनका कॉमन एट्रीब्यूट कैसा होना चाहिए? एक तो फंक्शनली R1 को पूरा डिटरमाइन करना चाहिए या फिर R2 को पूरा डिटरमाइन करना चाहिए, यानी वो की एट्रीब्यूट होना चाहिए आइदर ऑफ R1 या की एट्रीब्यूट होना चाहिए आइदर ऑफ R2। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ओके। तो इसी बेसिस पे आपको गेट एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे जाते हैं। That's why you have to remember the thing, common attributes should determine all the attributes of R1 और R2। सेकंड एग्जांपल लिया है हमने, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिया है, एक रिलेशन लिया है हमने एबीसी, और एबीसी रिलेशन को हमने डिकम्पोज किया है। कैसे? R1 और R2 में R1 is consist of A and B and R2 is consist of B and C, then identify given decomposition is lossy or lossless। बता सकते हैं बेटा आप? यस सर, ट्राई करते। करो तो ट्राई।
हुआ क्या बेटा? हेलो, वेट सर, सॉल्व कर। अरे उतना करने की जरूरत नहीं, ध्यान दो इधर, वो तुम उतना मत करो, ध्यान दो। मैंने आपको क्या बताया, R1 इंटरसेक्शन R2 फाइंड आउट करना है। क्या है R1 और R2 में? R1 में अगर देखोगे तो ये और B है, गेटिंग इट। और R2 में अगर देखोगे तो क्या है, B एंड C है। कॉमन क्या है दोनों में? बी। B। तो आपने B पे जाना है, चेक करो तो B में वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है? रिपीट। यहाँ पे एक बार रिपीट हुआ तो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, गेटिंग इट। हम्म। तो अगर अगर मेरे पास कोई कॉलम ऐसा दिया है जिसको कि कॉमन लिया और वहां पे वैल्यू रिकर रिपीट हो रही है, वैल्यू रिपीट हो रहा है तो वो की एट्रीब्यूट होगा क्या? नहीं। जब कभी भी किसी टेबल में कोई भी वैल्यू रिपीट होती है, रोल नंबर, मैंने रोल नंबर का कॉलम अगर बनाया तो किसी का रोल नंबर 101 है तो फिर से 101 रोल नंबर आ सकता है क्या? दो स्टूडेंट को नो रोल सर। नंबर 101 हो सकते हैं? नो सर। नहीं। तो वो रोल नंबर 101, कोई भी रोल नंबर इज की एट्रीब्यूट। लेकिन अगर किसी का नाम अमित है तो अमित नाम बाद में आ सकता है ना, यस सर। तो वो की एट्रीब्यूट हुआ क्या? नहीं। तो आपको सिंपली चेक करना है कि हमको जो वैल्यू दिया हुआ है कॉमन एट्रीब्यूट, वो कॉमन एट्रीब्यूट रिपीटेबल है या नॉन रिपीटेबल है, यू हैव टू चेक फॉर दैट। तो R1 और R2 का इंटरसेक्शन यहाँ फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट B। तो आपको B के कॉलम पे जाना है और चेक करना है क्या क्या वैल्यू मिल रही है, रिपीट हो रही है क्या वैल्यू? यस। अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो B आपका की एट्रीब्यूट है क्या? हाँ या ना? नो सर। नो। अगर B की एट्रीब्यूट नहीं है तो फिर तो आपको स्पूरियस टपल मिलेंगे ना, हाँ या ना? हाँ सर। ये एट्रीब्यूट नहीं होगा तो स्पूरियस टपल मिलेंगे, और स्पूरियस टपल मिलेंगे तो डिकम्पोजिशन लॉसी होगा या लॉसलेस? लॉसी। लॉसी डिकम्पोजिशन। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, देखो। एक्चुअली आपके डिकम्पोजिशन इस तरीके से तो टेबल ऐसा बनेगा। आप बी में चेक करो, यहाँ पे आपके वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं। तो नाउ परफॉर्म द नेचुरल जॉइन। यहाँ नेचुरल जॉइन में से परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, अगर परफॉर्म करोगे तो इस तरीके से मिलेगा। तो ये डिकम्पोजिशन में आपको स्पूरियस टपल्स मिलेंगे, और स्पूरियस टपल्स है तो डिकम्पोजिशन कैसा? लॉसी है। मैंने डायरेक्ट बताया आपको ये कैसे फाइंड आउट करने का, यहाँ तक समझा? यस सर। यस। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव दिस प्रॉब्लम। Look here. Consider a relation ABCD with functional dependencies as follows. Functional dependency दिया है, ये determines B, BC determines D and C determines D. Decomposition जो दिया है वो इस तरीके से, if relation R is decomposed as R1 AB and R2 BCD, then identify decomposition is lossy or lossless. Find out कर सकते बेटा, try for it. Relation is given as ABCD. Functional dependencies are A determines B, BC determines D, C determines D. If relation R is decomposed as follows, then identify decomposition is lossy or lossless. Solve कर सकेंगे मस्त है आप? ओंकार? यस सर। हाँ, फिर से सर, बी कॉमन है ना, तो लॉस ही होगा। देखो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। क्या है आपका एक्चुअल रिलेशन जो दिया है, सबसे पहले वो रिलेशन लिख लो। एक्चुअल रिलेशन क्या दिया आपको? रिलेशन R इज ए बी सी एंड डी। इसको डिकम्पोज किया उन्होंने किस तरीके से? R1 में लिया है ए और बी, और R2 में लिया है बी सी और डी। तो कॉमन कौन सा है आपका? बी। हाँ है ना? अरे हाँ। हाँ है ना? कॉमन क्या है? बी। बी। अब आपको कॉमन अगर बी दिया है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर R1 और R2 का अगर हम
इंटरसेक्शन यानी कॉमन वैल्यू लेते हैं, तो उसने एक तो R1 को डिटरमाइन करना चाहिए या पूरा R2 का डिटरमाइन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है वो कॉमन एट्रीब्यूट एक तो की एट्रीब्यूट होना चाहिए R1 का या फिर की एट्रीब्यूट होना चाहिए R2 का। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? तो कॉमन क्या है, B। तो बी। B अगर मेरा कॉमन एट्रीब्यूट है तो B शुड बी की एट्रीब्यूट, B should be key attribute of either R1 or R2. B should be key attribute of either R1 or R2. अब मुझे बताओ R1 टेबल में, R1 टेबल में टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं, A और B, हाँ ना? अरे हाँ बराबर सर। है। तो हाँ। अगर मैं B प्लस कैलकुलेट करता हूँ तो B प्लस क्या होना चाहिए, AB। अगर B प्लस AB है तभी तो मैं B को की एट्रीब्यूट बोलूंगा R1 का, हाँ ना? हाँ सर। और R2 टेबल में क्या है मेरे पास, B, C और D। तो अगर मैं यहाँ पे B प्लस कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, BCD। तब मैं बोलूंगा कि B इज ए की। तो मेरा एक ही काम है, मुझे B प्लस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, B प्लस, और चेक करना है क्या B प्लस से मुझे ये भी मिलता है, अगर मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ। नहीं तो B प्लस से मुझे BCD मिलता है, अगर मैं इस टेबल की बात करूँ। यहाँ तक समझा? यस सर। हाँ। तो अभी अगर ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है उनको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी ये डिटरमाइन भी कहाँ लिख सकता हूँ मैं, पहले वाले टेबल में या दूसरे वाले टेबल में? तो ये डिटरमाइन भी कहाँ लिख सकते हैं, पहले वाले जहाँ ए और बी हो। ये और बी कहाँ है, R1 में। R1 में, इसलिए ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। BC डिटरमाइन डी कहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जहाँ B, C और D हो, तो R2 में। R2। इसलिए BC डिटरमाइन D, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ तक समझा? यस सर। थर्ड जो डिपेंडेंसी वो है C डिटरमाइन D। तो आपका C यहाँ पे है और D यहाँ पे, तो C डिटरमाइन D ये फंक्शनल डिपेंडेंसी कहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम, सेकंड वाले R2। टेबल। यहाँ तक समझा? अब आपको ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए कैलकुलेट करना है B प्लस, सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए कैलकुलेट करना है B प्लस। तो इस सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए B प्लस कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, B प्लस से ओनली B मिलेगा। और बी। इस पर्टिकुलर सेट के लिए अगर कैलकुलेट करते हो तो क्या मिलेगा, B प्लस से मुझे B मिलेगा। लेकिन ओनली B से मुझे कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। ओनली B प्लस से B मिल रहा है, ना C मिल रहा है हाँ। ना D मिल रहा है। तो क्या मैं इसके बेसिस पे B को सुपर की बोल सकता हूँ, नो सर। नो। तो आई एम नॉट गेटिंग दिस वन। और इसमें मुझे ये डिटरमाइन भी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी की बेसिस पे क्या मुझे, मैं इस B को सुपर की बोल सकता हूँ, फिर से नहीं। तो आई एम नॉट गेटिंग दिस वन आल्सो। तो जब मेरा B ना इस टेबल का की एट्रीब्यूट है ना इस टेबल का की एट्रीब्यूट है, तो फिर तो ये रिपीटेबल एट्रीब्यूट हुआ ना। और रिपीटेबल एट्रीब्यूट अगर होगा तो डिकम्पोजिशन लॉसी होगा या लॉसलेस, लॉसी। therefore this decomposition is lossy. Got it? यस सर। Okay. तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम अगर आपको गेट एग्जाम में आता है कि एक रिलेशन दिया हुआ है और वो रिलेशन के डिकम्पोजिशन दिए है और फिर बोला गया है कि आइडेंटिफाई करो डिकम्पोजिशन लॉसी है या लॉसलेस है, तो सिंपली आपको क्या करना है, सीधा एक काम करना, जितने फंक्शनल डिपेंडेंसी दिए उनको प्रोजेक्ट कर दो। कर दिया, प्रोजेक्ट करने के बाद में चेक करना क्या फर्स्ट डिकम्पोजिशन के लिए कॉमन एट्रीब्यूट मेरा सुपर की है या फिर सेकंड टेबल के लिए कॉमन एट्रीब्यूट मेरा सुपर की है। दोनों में से किसी भी टेबल के लिए अगर वो सुपर की मिलता है तो डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस, अदरवाइज इट विल बी लॉसी। यहाँ तक क्लियर?
यस सर। तो ये बात हो गई तब की जब मेरे पास में दो डिकम्पोजिशन दी है, लेकिन गेट एग्जाम में आपको सवाल इतने आसान सवाल नहीं आते हैं। गेट में ऐसा दिया रहता है, एक ओरिजिनल रिलेशन आर दिया हुआ रहता है और ओरिजिनल रिलेशन आर को डिकम्पोज करते तीन रिलेशन में, R1 R2 R3। अभी मैंने आपको बताया कि R1 इज डिकम्पोज इनटू R1 एंड R2, तो डिकम्पोजिशन लॉसी है या नहीं है ये कैसे आइडेंटिफाई करने का। तो डिकम्पोजिशन लॉसी है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते थे, R1 इंटरसेक्शन R2 करते थे, एंड इफ इट इज R1 और R2 को पूरी तरह से डिटरमिन करता है तो डिकम्पोजिशन वाज लॉसलेस, अदरवाइज लॉसी। ये तो हो गए अगर टेबल के दो ही डिकम्पोजिशन दिए है, लेकिन अगर आपके टेबल के डिकम्पोजिशन मल्टीपल दिए है और फिर आपको बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो अभी आपके बस की बात नहीं है। आपके बस की बात नहीं है ना, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के बस की बात नहीं है। तो इफ आई हैव गिवन अ डिकम्पोजिशन ऑफ टेबल into more than two decomposition, then I have to apply the Ullman algorithm. समझ में आया? Yes or no? यस सर। यस सर। If decompositions are more than two, then we have to go for Ullman algorithm. अब Ullman algorithm में है क्या? तो it is used when a relation is decomposed into multiple relation, multiple यानी more than two. Here we use two types of entries, A and B. अब ये एंट्री क्या होती है और बी एंट्री क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ आगे चल के, लेकिन एंट्रीज कितने टाइप की यूज करेंगे, ए और बी। अब ये काय के लिए यूज करते हैं, तो पर्टिकुलरली एंट्री ए इज यूज फॉर द एट्रीब्यूट्स विच आर प्रेजेंट, और बी एंट्री तब हम यूज करेंगे उन एट्रीब्यूट्स के लिए जो है एब्सेंट। अब ये क्या होता है ये समझाते हैं हम आपको। और इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को अगर आप देखोगे तो एल्गोरिदम टोटल तीन पेजेस में वर्क करेगा। स्टेप 1 में इनिशियलाइजेशन करते हैं, स्टेप 1 में प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग में करते वक्त we find the column values which agrees A determines B, then look for A, if not agrees then we leave it, and if agrees then make the same entries as RHS। ये चीज क्या होती है समझाता हूँ, और लास्ट में फिर हम टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेशन का क्राइटेरिया होता है when all the entries are in a row are A or no further updation is there in the database। So this is what the algorithm is, don't worry। एल्गोरिदम क्या है और ये जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है ये चीज क्या है, ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, तो केयरफुली ध्यान देंगे। ये सारे जो पॉइंट्स तो मैंने यहाँ लिख के रखे, इट इज यूज्ड व्हेन अ रिलेशन इज डिकम्पोज इनटू मल्टीपल टेबल्स। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन समझेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वन एग्जांपल। तो हियर आई हैव गिवन, consider a relation RABCD with functional dependencies as follows, and these are the functional dependencies given to me. A determines B, B determines C, and C determines D. And if relation R is decomposed as R1AB, R2BC, and R3CD, then we have to find out the decomposition is lossy or lossless. तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक रिलेशन दिया है जो कि तीन अलग अलग रिलेशंस में डिकम्पोज हुआ है। तो इससे पहले जो हमने डेफिनेशन देखा था कौन सा वाला, R1 intersection R2 determines either R1 or R2, that definition is not applicable over here. Why? Because number of decompositions are more than two, and therefore here we have to go for Pullman algorithm. Is it clear? यस सर। That's why हमने जो बोला था, it is used when a relation is decomposed into multiple relation। तो यहाँ पे आपके पास multiple relation है। अब यहाँ पे here we use two types of entry, तो ये और भी एंट्री यूज करते कब, जब हम इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। तो अभी मैं आपको इनिशियलाइजेशन प्रोसेस समझाता हूँ। तो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपके पास आपके रिलेशन में टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं, हाउ मेनी टोटल एट्रीब्यूट्स आर देयर, हाउ मेनी टोटल एट्रीब्यूट्स आर देयर इन ए रिलेशन, एट्रीब्यूट्स ए बी सी एंड डी। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो 3 है या 4 है, 4 है। 4 है। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज आर देयर, फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो दी है, वो फंक्शनल 3 है। दी है 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज कितने हैं, 3। समझ में है? तो आप डिपेंडेंसीज को आप हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, ये चीज है क्या ये समझ लो। आवाज आ रही क्या बेटा, आवाज कट रहा होगा। सर वॉइस ब्रेक होता है।
बीच हाँ बीच में। ब्रेक हो रहा, अभी अभी आ जाएगा। तो बेसिकली इसी चीज को अभी हम यहाँ समझते हैं। मैंने जो अभी आपको बताया था कि आपके पास एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 4, और डिपेंडेंसीज कितने हैं, 3। दीज आर द एट्रीब्यूट्स एंड दीज आर द डिपेंडेंसीज। तो आपके एट्रीब्यूट्स 4 है और आपकी डिपेंडेंसीज 3 है, इसलिए आपको ये किस तरह का टेबल बनाना पड़ेगा। अब ये चीज है क्या, ये समझ लो। तो बेसिकली आपके जितने एट्रीब्यूट्स है, हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर, 4, ए बी सी डी को हम लिखते हैं वर्टिकली, ए बी सी डी। ये समझा, यस हाँ या सर। ना। और जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज कहने से अच्छा फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं, रिलेशंस की बात करूंगा। हाउ मेनी रिलेशंस यू हैव, 3। तो ये रिलेशंस को लिखेंगे हम यहाँ पे R1, R2 एंड R3। यहाँ तक समझा। यस सर। तो ये डिपेंडेंसीज नहीं था, ये था रिलेशंस। ये जो था ये था रिलेशंस, ये है रिलेशंस। तो रिलेशंस कितने आपके, 3। इसलिए 3 रिलेशंस के लिए हमने 3 रोज बनाए और 4 एट्रीब्यूट्स के लिए हमने। यहाँ तक समझा, हाँ ना। यस सर। अब इस टेबल में हमने एक चीज समझी कि इट इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल रिलेशंस आर देयर। अब यहाँ पे 2 तरह की एंट्रीज करना है। एक एंट्री जो रहेगी वो रहेगी ए और दूसरी रहेगी बी। तो अभी रिलेशन 1 में देखो, रिलेशन 1 में बेसिकली जो जो एट्रीब्यूट्स उस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए यूज हो रहे, वहां पे लिखना है ए। तो रिलेशन R1, रिलेशन R1, इस पर्टिकुलर रिलेशन में कौन से एट्रीब्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए और बी, हाँ या ना। यस सर, ए और बी। इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पे ए और ए, क्योंकि मैं ये लिख रहा हूँ। सेकंड बताइए, तो सेकंड जो रिलेशन है उसमें कौन से फंक्शनल डिपेंडेंसी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बी एंड सी। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे ए और यहाँ पे ए। और थर्ड इसमें सी और डी आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये और ये। इतना समझा। यस सर। सेकंड ए, तो एंट्री ए फॉर द एट्रीब्यूट्स व्हिच आर प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे हम कॉलम का इंडेक्स लिखते हैं। कॉलम का इंडेक्स है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। इसलिए इसको लिखेंगे हम A1, इसको लिख देंगे हम A2, इसको लिख देंगे हम A3 और इसको लिख देंगे हम A4। यहाँ तक समझा। यस सर। और अभी बाकी जो एंट्री है उनको लिखेंगे हम बी एंट्री। बाकी जितनी भी एंट्री बची हुई है उनको हम लिख देंगे बी एंट्री। तो अभी बी एंट्री लिखते हैं। तो दिस इज व्हाट बी, दिस इज बी, क्योंकि ये वो वाले एट्रीब्यूट्स है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। यहाँ तक समझा बी। यस सर। एंट्री बी फॉर द एट्रीब्यूट्स विच आर अब्सेंट, अब्सेंट यानी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे इंडेक्सिंग हम रो कॉमा कॉलम ऐसा करेंगे। तो ये बी का रो कौन सा है, दिस इज रो 1, रो 2, रो 3। तो इसको लिखेंगे 1,3 यानी 1,3। और इसको लिखेंगे B14, इसको लिखेंगे B21, इसको लिखेंगे B24, इसको लिखेंगे B31 और इसको लिखेंगे B32। यहाँ तक समझा। यस सर। ओके। ये होने के बाद ये जो अभी मैंने किया इसको बोलता हूँ इनिशियलाइजेशन। अभी जो हमने अप्लाई किया इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो आई थिंक इनिशियलाइजेशन समझा आपको, हाँ या ना। यस सर। इनिशियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट फेज जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या बोलते हैं, फाइंड अ कॉलम फॉर वैल्यूज व्हिच एग्रीज ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी। तो अभी आप क्या करेंगे, ए और बी के कॉलम में चेक करेंगे। ओनली यू हैव टू लुक फॉर द ए एंड बी कॉलम। अब ये फंक्शनली डिटरमाइंस बी, ये चेक करना है। तो मुझे बताइए, आपको यहाँ पे अगर ए मिला तो नीचे और इसी कॉलम में कहीं पे ए मिल रहा है क्या,
ये डिटरमाइंस बी में आपको चेक करना है। अगर ए के कॉलम में एक बार अगर आपको ए मिला तो फिर से कहीं आपको ये मिल रहा है क्या बेटा? नो। नहीं सर। लुक फॉर ए विच एवरेज ये डिटरमाइंस बी। तो यहाँ पे एक बार ये मिला तो कहीं पे मेरे को ये नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने ये फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कर लिया। बाद में मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करूंगा बी डिटरमाइंस सी, यानी आई एम इंटरेस्टेड इन बी एंड सी। तो बी में अगर आपको कहीं पे ए मिल रहा है तो फिर से ए रिपीट हो रहा है क्या? तो यहाँ यस एक बार सर। ये आया तो यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। यहाँ समझा? यहाँ पे एक बार ये आया तो यहाँ पे फिर से ये आया। तो इस पर्टिकुलर ए के लिए यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वैल्यू को डुप्लीकेट कर देना है। तो बी डिटरमिनेंसी का मतलब है कि यहाँ पे ये आया तो यहाँ पे भी ये आ रहा है। तो इस ये के लिए एंट्री ये है, तो हमें क्या करना है, ये B13 को कट करके यहाँ पे वैल्यू लिखना है A3। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम का काम ही ये है कि हमें पूरे टेबल में एक ही एंट्री बनाना। क्यों? क्योंकि तभी हम टर्मिनेट कर सकते, एक ही एंट्री बनाना। तो ये क्या किया मैंने अभी आपको समझा? जहां जहां उस फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए वैल्यू रिपीट हो रही थी, तो उसी फंक्शनल डिपेंडेंसी में नेक्स्ट रो में जो भी वैल्यू होगी, नेक्स्ट रो यानी बी डिटरमाइन सी में मैंने चेक किया, अगर बी के किसी कॉलम में अगर कहीं पे ये आ रहा है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू में राइट हैंड साइड मैंने सी के कॉलम में अगर ये आ रहा है तो ये जहां जहां एग्री हो रहा होगा वहां वहां उस हर बी के लिए मैं ये लिखूंगा। जैसे आपने देखा कि बी के कॉलम में यहाँ पे मेरे को A2 मिला, तो फिर मैंने चेक किया कहीं A2 रिपीट हो रहा है क्या, तो पता चला यहाँ पे A2 रिपीट हो रहा है। तो जब मेरा एम ये है कि जहां पर भी वैल्यू रिपीट हो रहा है उसके राइट हैंड साइड में, यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी चेक करो मैं, बी डिटरमिनेंसी। तो बी डिटरमिनेंसी में इस A2 के लिए अगर ये A3 आ रहा है तो यहाँ जहां जहां ये वैल्यू एग्री हो रही है वहां पे मैं इस A3 को डुप्लीकेट करा दूं। तो जैसे इस A2 के लिए A3 था तो मैं इस बी एंट्री को मैंने सीधा A3 कर दिया। यहाँ तक समझा? यस आया सर। ना? और कहीं है क्या बी में वैल्यू रिपीट हो रही है कहीं पे और नहीं हो रही है? तो आई हैव चेक्ड अबाउट दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी आल्सो। नाउ आई हैव टू गो फॉर सी डिटरमाइन डी। तो अभी हम सी डिटरमाइन डी के लिए जाएंगे। अब सी डिटरमाइन डी में चेक करो, यहाँ पे अगर आपके पास ये 3 आ रहा है तो और कहीं पे ये 3 आ रहा है क्या? सी डिटरमाइन डी में ए सी के कॉलम में चेक करो, अगर यहाँ पे ये 3 आ रहा है तो और कहीं पे ये 3 आ रहा है क्या? तो आप देखेंगे तो आपकी A3 यहाँ पे भी आ रहा है और ये 3 यहाँ पे भी आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। यहाँ पे भी ये वैल्यू रिपीट हुई, यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू रिपीट हुई। तो अगर इस A3 के लिए ये वैल्यू A4 आ रहा है तो बाकी सभी के लिए मैं इसको A4 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है। समझ में आया? यस सर। यस। और ये प्रोसेस को मुझे तब तक करना है जब तक के एक तो मेरे रो में पूरे के पूरे ये नहीं मिल जाते, या फिर जब तक के चेंजेस आना बंद नहीं हो जाता, देयर विल नॉट बी नो फर्दर अपडेशन। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा कोई रो है क्या जहाँ पे सारे के सारे एंट्री ये आ गए। तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे भी ये आया, यहाँ पे भी ये आ गया। तो मेरा एल्गोरिथम आगे बढ़ेगा या स्टॉप करेगा? अरे बोलिए ना, मैंने अभी बताया ना, एल्गोरिथम दो सिचुएशन में टर्मिनेट हो सकता है। एक तो सारे के सारे एंट्री ये हो जाएंगे किसी रो में तब, या फिर फर्दर अपडेशन आना बंद हो जाएगा तब। तो ऐसा कोई रो है क्या कि जिसमें सारे के सारे एंट्री ये हो गए? तो आप ये वाला रो चेक करो ना, इस रो में यहाँ पे क्या है बेटा? ए। यहाँ पे क्या है? ए। यहाँ पे क्या है? ए। यहाँ पे क्या है? ए। तो आई एम गेटिंग ऑल द एंट्रीज ए। यस। आया ना? इसलिए मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा, और जब मैं टर्मिनेट कर जाऊंगा तो मेरा एल्गोरिथम यहाँ पे रुक जाएगा। जब टर्मिनेट होने के बाद क्या होता है देखो, तो ये और रो कंटेन ऑल द ये एंट्रीज देन एल्गोरिथम इज सक्सेसफुल। और एल्गोरिथम इज सक्सेसफुल है इसका मतलब क्या? मेरा डिकम्पोजिशन कैसा है? लॉसलेस। तो अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मेरा डिकम्पोजिशन लॉसी था या लॉसलेस था? लॉसलेस। लॉसलेस। अभी और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए जा रहा हूँ। कंसीडर अ रिलेशन आर with functional dependency ABCDE. Relation ABCDE, functional dependencies are
A determines C, B determines C, C determines D, D determines C, and C determines A. And decompose relations are R1AD, R2AB, R3BE, R4CD, and R5AE. Then identify decomposition is lossy or lossless. Such kind of questions are generally asked into GATE examination, so we have to go for it. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टली क्या लिखेंगे और वर्टिकली क्या लिखेंगे. तो हमने इससे पहले हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे पूरे एट्रीब्यूट A, B, C, D, E. और वर्टिकली क्या लिखेंगे, हम रिलेशंस लिख देंगे. रिलेशन R1, R2, R3, R4, R5. यहाँ तक समझा. यस हाँ सर. ना. अभी आपको क्या करना है, 1 by 1 चेक करना है. क्या, वो वाले एट्रीब्यूट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए आपको एंट्री लिखना ही है, यानी इनिशियलाइजेशन करना है. तो ध्यान दो. तो पहली फंक्शनल R1 में फंक्शनल ए और डी एट्रीब्यूट आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए और डी आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे ए. और बाकी सब में क्या लिखेंगे, बी. तो हियर इट शुड बी बी. बी, मैं बी को थोड़ा सा पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें कट करके लिखना है बी को. हाँ, इसलिए मैं बी को थोड़ा पहले लिख ही लेता हूँ. मैं एक काम भी कर लेता हूँ, बी को थोड़ा अलग इंक से भी लिख लेता हूँ. तो इट शुड बी बी, इट शुड बी बी, एंड इट शुड बी बी. यहाँ तक क्लियर. अब हम इंडेक्सिंग भी कर देते साथ साथ. ए का इंडेक्सिंग कैसा होता है बेटा, ए का इंडेक्सिंग A11 ये 1. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4 और 5 ऐसा रहेगा. तो इट शुड बी A1, इट शुड बी A4. और बी के लिए अगर इंडेक्सिंग करते तो बी का इंडेक्सिंग कैसा होगा, बी का इंडेक्सिंग B होगा B1 2, इट शुड बी B1 3, इट शुड बी B1 5. अब ऐसा नहीं भी करेंगे, आप सीधा बी भी लिख दोगे तो हो जाएगा, क्योंकि हमें ये और बी चेक करना पड़ता है. लेकिन मैं एल्गोरिथम के हिसाब से बता रहा हूँ, गेट एग्जाम में करना है तो इतना ये और बी लिख दिया तो भी आपका काम हो जाएगा. समझा ना. यस आपके सर. पास 1 और 2 लिखने के लिए टाइम नहीं रहता. नेक्स्ट अभी जाएंगे हम सेकंड के लिए. सेकंड इसमें कौन कौन है, ए और बी है, इसलिए हम ए और बी में लिखेंगे ए, बाकी जगह लिख देंगे हम बी. बाकी जगह हम लिख देंगे बी 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 बी. तो ए में क्या आएगा यहाँ पे, here it should be 1 and it should be 2. और b के लिए अगर हम लिखते हैं तो b के लिए क्या आएगा, it should be 2 3, it should be 2 4, and it should be 2 5. यहाँ तक समझा ना. हाँ या ना. यस सर. अब R3 में बी और ई में आप लिखेंगे, तो बी और ई में हम लिखेंगे ये, तो दिस शुड बी ए एंड दिस शुड बी ए. तो इट शुड बी 2 एंड इट शुड बी 5. बाकी जगह आप लिख देंगे बी, तो हम लिख देते हैं बी 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 बी. तो ये बी क्या होगा, बी 3 1, इट शुड बी बी 3 3, एंड इट शुड बी बी 3 4. R4 में कौन है, सी डी और ई है, सी डी और ई, सी डी और ई. तो R4 में सी डी और ई, सी डी और ई में आपको ये लिखना पड़ेगा, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए. तो इट शुड बी A3 A4 A5. और बाकी जगह आप क्या लिखेंगे बी, तो इट शुड बी बी B4 1 एंड इट शुड बी B4 2. अभी आप R5 के लिए, R5 में कहाँ लिखेंगे ये, आप देखो R5 के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, A and E. ए एंड ई. तो वहां पे आप लिखेंगे ए, क्योंकि उस पर्टिकुलर रिलेशन यानी उस पर्टिकुलर टेबल में जो एट्रीब्यूट्स है उनके लिए हम ये लिखते हैं. तो ये और ई के लिए
ये लिखेंगे, तो इट शुड बी 1 एंड इट शुड बी 5, और बाकी सभी के लिए लिखेंगे अभी हम b, फिर इट शुड बी b, देन b, देन b। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, b 5 2, 5 b 2 5 3 5 5 3, b 5 4, 5 4 ना, यस, b 5 2, b 5 3 एंड b 5 4। इस तरीके से ये वाली एंट्री जाएगी। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद अभी आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन के बाद नेक्स्ट, अभी आपको एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी लेना और एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी लेते हुए चेक करते जाना है। डिपेंडेंसी कौन सा है, डिटरमाइन सी, पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी ये डिटरमाइन सी। तो आपको चेक करना ए डिटरमाइन सी, ये वाली फंक्शन में चेक करो कहाँ कहाँ वैल्यू रिपीट हो रही है। आप एक ही कॉलम में चेक करो कहाँ कहाँ वैल्यू रिपीट हो रही है। कहाँ ए रिपीट हो रही है, यहाँ ए और यहाँ और यहाँ। तो इस हम्म ये के लिए यहाँ पे इस ये के लिए A1 A1 A1। A3 हाँ, तो आप कहीं पर भी देखो कि जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है, ये डिटरमाइंस कौन सा है, ये डिटरमाइंस सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना। तो आप कहीं पर भी देखो कि कहीं अपडेट कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या। तो ये डिटरमाइंस है, आप B3 है, A1 डिटरमाइंस B है, तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल अपडेट नहीं कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग इट? yes Second sir yes. function, then I have to go for next functional dependency, B determines C के लिए चेक करते हैं। B determines C, B और C। तो यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ पे ये आ रहा है। तो कहीं भी वैल्यूज मेरे एग्री हो रहे हैं क्या? no sir यहाँ पे ये है तो यहाँ पे तो मेरे कई वैल्यूज एग्री नहीं हो रहे हैं। तो देन आई हैव टू गो फॉर C डिटरमाइन D। अभी हम जाएंगे C डिटरमाइन D के लिए। C डिटरमाइन D में आप चेक करो कहीं पे वैल्यू मेरे रिपीट हो रहे हैं क्या। C डिटरमाइन D में नहीं हो रहे हैं। no sir देन DE डिटरमाइन C, DE डिटरमाइन C, DE डिटरमाइन C। This is AB, this is BB, this is PA, this is AA, this is BA। ये देखो दिस इज BA, क्योंकि देखो मुझे क्या चेक करना है, DE डिटरमाइंस C। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, BA। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन मेरा BA आ रहा है ना। सर हमें ए की कॉम्बिनेशन ए का ही लेना है ना। नहीं नहीं नहीं, एक ही कॉम्बिनेशन लेना ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन मेरा रिपीट होना चाहिए ऐसा है। अच्छा वो कॉम्बिनेशन मेरा रिपीट होना चाहिए, ये चीज हमें लेना है। तो रिपीट होने वाला कोई कॉम्बिनेशन है क्या, नहीं है। So this is also not। Then I have to go for next। Next is C determines C है, C और E, CE determines C है, CE D determines D। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी के वक्त हमने क्या किया था, थोड़ा केयरफुली चेक करते, C determines D के वक्त।
C डिटरमाइंस D में वैल्यू जो रिपीट हो रही थी B13 B13 यहाँ ध्यान दो हियर, ये डिटरमाइन सी से हम स्टार्ट करते हैं। ये डिटरमाइन सी में ये डिटरमाइन सी यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है। तो ऑल द वैल्यूज आर here I am having a1, here I am having a1 and here I am having a1। तो वैल्यूज कहीं एग्री हो रहे क्या ये डिटरमाइन सी में? तो कहीं पे वैल्यूज एग्री नहीं हो रहे हैं। देन बी डिटरमाइन सी के लिए चेक करते हैं। बी डिटरमाइन सी में बी डिटरमाइन सी में ये 2 के लिए B23 था, ये 2 के लिए B23 था, तो इस ये 2 के लिए B33 है। ये 2 के लिए B23 था, तो P डिटरमाइन सी की भी अगर हम बात कर लेंगे, ये 2 के लिए B23 था, तो इस ये 2 के लिए सपोज अपन इसको B23 कर देते हैं। ओके, ये 2 के लिए B23 था, तो दिस इज सपोज B23। एग्री अगर हो रहे इस हिसाब से अगर अपन कर रहे हैं, तो ये 2 के लिए B23, तो इस ये 2 के लिए ये B23 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो दिस इज अबाउट द B डिटरमाइन सी। और कहीं पे हो रहा है क्या? नो, देयर इज नो एग्री। देन C डिटरमाइन D के लिए चेक करो। C डिटरमाइन D में यहाँ पे B23 है, यहाँ पे B23 है, तो यहाँ B24 है, तो here it should be the B24, here it should be the B24। इसको B24 कर देते हैं। B24 के बाद नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सा हमारा? DE डिटरमाइन C। अभी DE का कॉम्बिनेशन चेक करो। DE बोले तो ये D एंड E, तो B24 B25, दिस इज B24, ये 5, तो DE डिटरमाइन C है। कहीं पे आ रहा है क्या इस तरह का? B23 बेसिकली वी हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर साइकिल। हाँ, ये जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके से साइकिल हमको अप्लाई करना है, और साइकिल अप्लाई करते हुए ये सारी चीजें सॉल्व करना है। आई थिंक समवेयर वी हैव डन सम मिस्टेक, आई थिंक, देयरफॉर वी आर नॉट मूविंग फर्दर। एक बार हम चेक करते केयरफुली कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। जस्ट लिसन, एक बार फिर से चेक करते हैं। वी हैव टू गो फॉर द वेरी फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या है बेटा? ये डिटरमाइन सी। ये डिटरमाइन सी में चेक करो, तो ये में कहीं पे वैल्यूज मेरे एग्रीड हो रहे क्या? ए में यहाँ पे ये 1 आ रहा है, यहाँ पे ये 1 आ रहा है, और यहाँ पे ये 1 आ रहा है। गेटिंग इट? हाँ है ना? यस सर। तो अगर ये 3 वैल्यूज अगर मेरे सेम है, तो व्हाट आई हैव टू डू? जहां जहां एग्री हो रहे वो वाले वैल्यूज मेरे को सेम कराने पड़ेंगे। तो सपोज इस A1 के लिए B13 है, तो मेरे को ये बाकी के दोनों रो में B13 लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? फॉर दिस पर्टिकुलर A1 इफ इट इज B13, देन ये B23 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? B13, और ये B53 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? B13। यहाँ तक समझा? अरे हाँ ना, बेसिकली हमारा यस सर। एम क्या है कि A डिटरमाइन B, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में अगर A वाले कॉलम में वैल्यूज अगर रिपीट हो रही है, तो सेम चीजें इस पर्टिकुलर एक जिसकी बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे मुझे इधर भी अपडेट करना है। तो सपोज इफ आई एम सेइंग A1, यहाँ पे अगर A1 है, यहाँ पे भी A1 है, और यहाँ पे A1 है, सपोज इस A1 के लिए B13 है, तो मुझे बाकी हर जगह पे B13 लिखना पड़ेगा। आप बोलते हैं सर B13 नहीं लिखेंगे, हम B23 लिखते हैं, तो यस, हर जगह B23 लिख दो। अगर आप बोलते हैं नहीं सर ये 7 के लिए B53 है, तो आप हर जगह B53 लिख दो। समझ में आया बेटा? यस सर। अरे हाँ या।
अभी ये हमने पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कर दिया यहाँ पे। तो वी हैव डन अबाउट द फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी ओवर हियर। नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट। और कहीं है क्या देख लो आप। अभी ये क्या हो गया, ये b13, ये b13, ये 1 b13, यहाँ तक के क्लियर। नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी बी डिटरमाइन सी। तो अभी बी में चेक करो, अभी बी में चेक करो, बी में चेक करते हैं। हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो है बी डिटरमाइन सी, बी डिटरमाइन सी। अब बी में वैल्यू कहाँ रिपीट हो रही चेक करो। ये b12 है, ये 2 है, ये 2 है, b42 है, b52 है, तो यहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही है, हाँ है ना। यस सर। अब तो उसके अगर लिए ये इस a2 के लिए b13 है, तो इस a2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, b13। यहाँ तक समझा, और कहीं रिपीट तो नहीं हो रही। आफ्टर दैट आई हैव टू गो फॉर सी डिटरमाइंस डी। तो अभी हम चेक करेंगे सी डिटरमाइंस डी इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए। हियर आई हैव टू गो फॉर दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सी डिटरमाइंस डी, ये वाली। अब सी डिटरमाइंस डी में देखो कहाँ कहाँ वैल्यू आपकी एग्री हुई है। ये b13 है, ये b13 है, ये b13 है, और ये भी b13 है। तो अगर इस b के लिए एक भी वैल्यू, अगर ये हमारा मेन नियम रहता है कि a लेके आने का, लेकिन अभी कैसे, इससे पहले हमारे पास वैल्यू b के फॉर्म में थी इसलिए हम b किए थे। लेकिन अभी इस b13 के लिए ये अगर मिल रहा है तो मैं हर जगह पे क्या करूंगा, a लिखूंगा। तो ये b14 की जगह मैं b24 की जगह क्या लिखूंगा, a4। F4। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a4, यहाँ ऑलरेडी a4 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, a4। समझा, अरे हाँ है ना। यस सर। ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है डी डिटरमाइन सी। अब आपको डी का कॉम्बिनेशन चेक करना है, डी डिटरमाइन। तो ये है a4b15, तो a4b15 तो मैच नहीं हो रही है। a4b25 ये भी मैच हो रहा है क्या कहीं पे, नहीं। a4a5 और a4a5 ये मैच हो रहे हैं, है ना। यस सर। यस। तो अभी अगर हम देखेंगे तो a4 a5 ये मैच हो रहे हैं, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा अलग इंक यूज करता हूँ, a4 a5। तो आप देखो आपको a4 a5, a4 a5 और a4 a5 ये मैच हो रहे हैं। तो ये a4 a5 की एंट्री क्या है, हम चेक कर रहे हैं डी का कॉम्बिनेशन, उसके हिसाब से सी के वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। तो ये a4 a5 के लिए यहाँ पे अगर a2 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, a2 एंड a2, ये समझा। यस सर। यस। सर नेक्स्ट फंक्शनल डी डिपेंडेंसी है, सर हाँ डी डिटरमाइंस सी है ना। हाँ। हम बी क्यों तो ले रहे हैं? ओके ओके ओके, सी में करना है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आपने अच्छा बताया। ये नहीं रहेगा, ये 3 में रहेगा, हाँ। तो हियर हियर वी हैव टू डू ये 4 ये 5 के लिए यहाँ b13 है, डी डिटरमाइन सी है, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे b13, तो इसको क्या कर देंगे हम, ये 3, और इसको भी क्या कर देंगे हम, ये 3। आर यू गेटिंग इट। यस सर। या इसके बाद लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है सी डिटरमाइन सी है। अभी सीई, सीई बोले तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन। तो यहाँ b13 है, b15 है, b13 है, b25 है, मैच नहीं हो रहा है। ये 3a5 है, यहाँ पे भी ये 3a5 है, यहाँ पे भी ये 3a5 है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है। तो इस ये 3a5 के लिए ए में चेक करो, ए पे, ये में है ना यहाँ पे। ये 3a5 के लिए यहाँ पे b31 है, ये 3a5 के लिए यहाँ पे b41 है, ये 3a5 के लिए यहाँ पे a1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1। अब ऐसा कोई रो हुआ क्या जहाँ पे सारे एंट्री ये है, हाँ कौन सा, हाँ वो अर्थ। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। इसलिए अभी ये लॉसी होगा या लॉसलेस होगा, लॉसलेस। समझ में आया, हाँ है ना। यस सर। अरे सब ओके। एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे ताकि यस। कंफ्यूजन दूर हो जाए। हाँ। ओके। अभी आप खुद करके देखो
लिखो, मैं दे रहा हूँ आपको 5 मिनट, ठीक है? ओके सर। हाँ। हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा। लॉसलेस है। लॉसलेस है। R1 में सब ए आ रहे। ओके, R1 में सब ये है। वेरी गुड। हाँ। तो क्या किया आपने, एक बार कर लेते हैं। ये ले लिया आपने R1 R2 R3। दिस इज व्हाट यूर R1 R2 R3 and these are ABCD। ये सर ना, और इस हिसाब से तुमने क्या किया अभी, ये बनाया। तो ये बी में है A1 A2, BC में है A2 A3 और CD में है A3 A4। तो ये हो गया B13 B14, ये हो जाएगा B21 और ये हो जाएगा B24, ये हो गया B31 B32।
उसके बाद आपने पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक किया, सी डिटरमाइंस डी, कहाँ एग्री हो रहा है, यहाँ हो रहा है, A3 तो आपने इसको A4 कर दिया। देन बी डिटरमाइंस सी किया, बी डिटरमाइंस सी में A2 है, तो यहाँ A3 हो गया। फिर ए डिटरमाइंस बी किया, ए डिटरमाइंस बी में A2 है, B21 A2 है, B31 3 2 है। ठीक है, फिर से आपने चेक किया सी डिटरमाइंस डी, तो सी डिटरमाइंस डी जब आप चेक कर रहे हैं तो ये थ्री है, तो ये वाली वैल्यू भी आपकी ये 4 हो जाएगी। तो R1 में आपके सारे ये मिल रहे हैं, इसलिए आपका ये डिकम्पोजिशन जो रहेगा ये रहेगा लॉसलेस। करेक्ट ना? हाँ ना? यस सर। एक ट्राई करो ये। कर रहे हो ना आप लोग? आप यस सर। यस सर क्वेश्चन। आया ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। ओके सर वेट। यस सर लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 इज देयर, दिस इज फ्रॉम गेट 2008 IT, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना और इनको आएंगे आंसर जो है मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? ओके सर। पढ़ाया समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस फिर ये बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं करते, क्या रीजन है? सर मैंने मैसेज तो किया था ग्रुप पे पर ज्वाइन नहीं हुए। शायद आपने सर आज लिंक जूम मीटिंग की लिंक शेयर की है ना, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। मीट पे ले रहे थे ना सर आप, हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ तो होगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर लिए।